हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये है आपकी NCERT, जिसमें आपका हम यहाँ पर 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके 6th क्लास की NCERT की जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम आपका 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपकी 8th क्लास की जो है NCERT डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन, आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो यहाँ पर है आपका चैप्टर प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक डायग्राम। हर चैप्टर में NCERT में बच्चों को इसी तरीके से दिया गया है, ताकि बच्चे जो है चैप्टर के थ्रू, मानचित्र के थ्रू ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर, ज़्यादा रुचि लेकर जो है यहाँ पर पढ़ सके। तो यहाँ पर क्या आपका मानचित्र फर्स्ट में क्या है, 12वीं शताब्दी के यहाँ पर भूगोल वेता। तो आपको याद रखना, भूगोल वेता जो आपके उल इद्रिशी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। क्या है, किसके द्वारा बनाया गया? पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे, अल इद्रिशी कौन है। ठीक है, क्या पूछेंगे? अल इद्रिशी कौन है। ठीक है, क्या है ये? भूगोल वेत्ता है। और वहीं पर क्या है, इन्होंने नक्शा बनाया जो कि आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आपका भूमि से लेकर समुद्र तक दिखाया गया। बस इतना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये आपको डायग्राम नहीं देंगे पेपर में, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको सही बताना होता है। तो यहाँ पर क्या है, मानचित्र फर्स्ट और आपका यहाँ पर सेकंड पर नजर डालिए। मानचित्र फर्स्ट में आपका अरब भूगोल वेता आपका अल इद्रिशी ने आपका 1154 में बनाया है, जो एक क्या है, नक्शा है, वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है। क्या है, जो बड़े मानचित्र का हिस्सा है वही दिखाया गया, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में क्या है, फ्रांसीसी आपका मानचित्र ने जो आपका 1720 में बनाया। कहाँ है आपका मानचित्र सेकंड? ये आपका मानचित्र सेकंड है। कब बनाया गया है आपका? ये यहाँ पर 1720 में बनाया गया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर काफी अंतर है। कैसे? आप इसे यहाँ पर देखोगे, ये आपको अलग तरह से दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ पर देखोगे आपको अलग तरह से। तो क्या है, दोनों चीजें एक ही दिखा रहे हैं, लेकिन अंतर काफी है। इस दृश्य के नक्शे में जो है दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। क्या उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत को कहाँ पर, उत्तर भारत की साइड, मतलब श्रीलंका के ऊपर की तरफ है। जगह के नाम जो है अरबी में दिए गए हैं, उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। आगे है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनाने से लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में आपके उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई। क्या हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो गई। ये 600 साल बाद बना था। इसमें क्या है, यह नक्शा जो है हमसे परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों को बारीकी बोरे से देखकर आश्चर्य होता है। क्या मतलब, इसमें जो आपके तटीय क्षेत्र उन्हें भी दिखाया गया है। इसमें यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए जो है इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। कौन करते थे? यूरोप के नाविक, प्लस जो आपके व्यापारी होते हैं वो समुद्र की यात्रा करने के लिए जो है इस नक्शे का आपका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर क्या आपका मानचित्र सेकंड, इसमें 18वीं शताब्दी के आरंभ में आपका गिनलोम द लिक्सले के आपके एटलस नुओ के अनुसार यह महाद्वीप है। किसके द्वारा है? आपका यहाँ पर गिवलोम द लिस्रे के अनुसार ये आपका यहाँ पर उपमहाद्वीप, मतलब कह सकते हो मानचित्र बनाया गया। आगे चलते हैं, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालेंगे। क्या उनमें भी उतने ही बोरे, मतलब जैसे कि आपके समुद्री तट वाले हिस्से गंगा के मार्ग को देखेंगे, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय तथा भीतरी इलाकों के बीच में ब्योरों तथा बारीकों को जो अंतर है उसे देखेंगे। अपने ख्याल से उसका अंतर क्या है, हम बच्चों से ये चीज़ें भी पूछेंगे। भाई बताओ, आपको क्या लगता है कि समुद्र के जो तट के हिस्से हैं उनके अंदर जो है कितना अंतर मिलेगा? गंगा का मार्ग भी दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा? जो भी बच्चे जानते हैं उसी को रिलेट कराएंगे। आगे आपका इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। क्या बदल गया? आपका जो मानचित्र अंकन है, मतलब मानचित्र को देखने का तरीका भी बदल गया। इतिहासकार जब बीते युगों में दस्तावेजों, नक्शों
लेखों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उस सूचना के संदर्भ, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता था। क्या होता था, सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सूचनाएं देते थे, लेकिन सबको अपने भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब जो जहाँ से बिलोंग करता है उसे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। आगे चलते हैं, नई और पुरानी शब्दावली। इसमें क्या, अगर समय समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तथा भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ क्या होती है, बदल जाती है। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। क्या, पहले जो आपकी मध्य युग की फारसी थी और जो अब आपकी करंट में आपकी फारसी देखी जाए उसमें बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलेगी। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण तथा शब्द भंडार में ही नहीं आई, शब्दों के साथ भी यहाँ पर क्या, अर्थ भी बदल गए, अर्थ भी बदल गए। मतलब क्या, ना सिर्फ यहाँ पर व्याकरण में, ना सिर्फ शब्द भंडार में, बल्कि शब्दों का अर्थ भी यहाँ पर चेंज हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा आयुष्मान, पहले क्या होता था, आयुष्मान आपके लंबी आयु के लिए दिया जाता था। ऐसे अब आयुष्मान को क्या कहने लगे, आपका वर, दूल्हा आपका कहा जाता है। तो क्या हो गया, इसी प्रकार से जो आपके यहाँ पर फारसी में भी शब्दों का अर्थ बदल गया। आगे है यहाँ पर, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य, मतलब जो है भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फ्रांसी के इतिहासकार आपके मिन्हाज द सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने, आपका मिन्हाज ए सिराज, ये नाम आपको याद रखने, नोट डाउन करते चलने हैं। तो इनका क्या आज से था, पंजाब हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। पहले हिंदुस्तान का सिर्फ इतना ही मीनिंग था, पंजाब हरियाणा तथा जो गंगा यमुना के बीच में स्थान आता था उसे ही आपका हिंदुस्तान कहते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान क्या, आपका पूरा, आप राष्ट्र की बात करते हो, भारत की बात करते हो, तो ये क्या हो गया, समय के साथ जो है आपके अर्थ भी चेंज होने लगे। आगे बात करते हैं आपका, इसमें सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत क्षेत्र भी बढ़ते गए, मतलब ऐसे ही आपका विस्तार होता गया। आगे है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। क्या था, दक्षिण भारत कभी इंक्लूड नहीं किया गया। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया गया। किसने किया, आपका यहाँ पर कह सकते हो, जो कि आपके यहाँ पर बाबर है, इन्होंने आपका सभी के लिए, निवासियों के लिए, पशु पक्षी उपमहाद्वीप में जो भी रहते थे उनके लिए किया गया। इस प्रयोग में आपका 14वीं सदी के कवि आपका अमीर खुसरो, याद रखना है, अमीर खुसरो कौन से थे, आपके 14वीं सदी के कवि थे। क्या, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द आपका हिंद के कुछ कुछ समान था। क्या था, आपका अमीर खुसरो ने किस शब्द की यहाँ पर की थी, हिंद, हिंद आपका हिंदुस्तान से कुछ कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक तथा राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब पहले जो आपका हिंद का मतलब होता था वो आज आपका नहीं ऐड है, वही सब चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने बच्चों को एक एक्टिविटी दी ताकि बच्चे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर करके सीखें। आपको पता है एक्टिविटी आपके एसएसटी में आपके पेडागोजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें आपको ये भी होना चाहिए कि आप एसएसटी को किस प्रकार से पढ़ाते हो। आपको चीज़ों को रिलेट कराना है, बच्चों को आपको चैप्टर के साथ जोड़ना होगा, तो ही बच्चा यहाँ पर बेटर तरीके से सीखेगा। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, एक्टिविटी देनी है, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछने हैं, ताकि बच्चा उस पर विचार करे, सोचे चीज़ें। आगे है आपका यहाँ पर, किसी भी शब्द के प्रयोग में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही होता है। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे कि सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। विदेशी का मतलब क्या, विदेशी मतलब जो विदेश का हो। मध्य युग में मानो किसी गाँव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का अंग नहीं था, विदेशी कहलाया जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी तथा फारसी में अजनबी कहते थे। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी क्या होता था, विदेशी होता था। पहले अब किस लिए, विदेशी क्या है, जो आपका बाहर देश को, लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, नगरवासी के लिए जो वन में रहते थे उन्हें विदेशी कहते थे। किंतु एक ही गाँव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म तथा जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। क्या, जब सेम धर्म सेम जाति से जुड़े हुए हैं तो वे विदेशी नहीं कहे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें होगी, क्या होगी, वनवासी लोगों को पहले क्या कहते थे, विदेशी। तो इस प्रकार से क्या था, यहाँ पर शब्दों का अर्थ बदला गया था। अब है इतिहासकार तथा इसके स्रोत।
आगे है, इसमें इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल जो है हमने कुछ गुप्त वंश शासकों तथा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। पिछले साल का मतलब है यहाँ पर आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी, जो कि हमने आपके डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, वो पिछले साल की हो जाएगी। आगे चलते हैं। इस पुस्तक में हमारे मोटे तौर पर 700 से लेकर जो है आपके यहाँ पर 1750 ईस्वी तक जो है लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? 700 से स्टार्ट करेंगे। पहले जो हमने चैप्टर पढ़े वो 700 से पहले वाले पढ़े थे। आगे है, इस काल के अध्ययन में इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे, हम उनकी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। क्या? जो हमने पहले पढ़ी उसी के जैसी जो अब भी चली आ रही है। इतिहासकार में कुछ सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी तक सिक्कों का, पहले भी सिक्कों का यूज, शिलालेखों का, आपका स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में जो है आपकी प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या, विविधता तथा आपका आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इसके इतिहासकार सूचनाओं जो है एक दूसरे के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे। मतलब पहले जो सोर्स थे आपका, उन्हीं का यूज़ करके जो है दूसरे प्रकार की सूचनाएं जो यहाँ पर इकट्ठी करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, आपकी लिखित सामग्री की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे है आपका कागज का मूल्य। यहाँ पर क्या है, दो प्रसंगों की हम यहाँ तुलना करेंगे। एक है 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान ने जो है एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, तो उसने जो है उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिससे उसकी जरूरत नहीं थी और उसे कागज को सुखाकर जो है इस्तेमाल किया गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, विद्वान को जो है यहाँ पर एक कागज की कह सकते हो प्रतिलिपि की जरूरत थी, तो जो उसके पास पहले रखी थी और जिसकी जरूरत उसे नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसे धोकर सुखाकर जो है यूज कर लिया। आगे एक सदी में आप अपने बाजार में जो है कोई खाद्य पदार्थ खरीद, तो हो सकता है कि उसकी कीमत अच्छी हो, दुकानदार वह वस्तु जो है कागज में लपेट कर देता हो। क्या होता था पहले कि एक सदी बाद जो क्या हुआ कि कोई आप वस्तु लेने जा रहे हो, उसकी कीमत जो है काफ़ी अच्छी मतलब महंगी हो, तो दुकानदार जो है उसे कागज़ में लपेट कर आपको देता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी। तो हम यहाँ पर बच्चों से पुट अप करेंगे कि जो एक कागज़ लपेट कर दे रहा है दुकानदार, यहाँ पर सस्ता था, या फिर वो कागज़ धोकर सुखाकर इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर महंगा था। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों से पूछेंगे, क्वेश्चन पुट अप यहाँ पर करेंगे। आगे आपका धीरे धीरे कम करने लगे। क्या हो गया, किसमें धीरे धीरे चीज़ें कम करने लगे। इस समय दौरान जो है कागज जो है सस्ता हो गया। क्या हो गया, सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों का वर्णांत, आपका संतों का लेख, उपदेश, अर्जिया, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्र क्या करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा आपका अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा, पांडुलिपि को कहाँ रखा जाता था, या सीधा पूछा जाए अभिलेखगारों का यूज किस लिए किया जाता था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे है यहाँ पर, इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी जो है विस्तृत जानकारी मिली, मगर जो है इनका प्रयोग करना जो है कठिन था। आगे चलते हैं। उस दिनों जो है छापे खाने नहीं थे। क्या थे, छापे खाने नहीं थे। जैसे अखबार में जो है आपकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसके लिए जो है लिपिक जो है आपकी नकल निवास हाथ से ही पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे, मतलब हाथ से ही लिखते थे। अगर आपने भी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी लिखनी हाथों से तो टाइम लगता है। कभी कभी आपने अपने मित्र की लिखावट समझ में भी नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए मित्र के लिखे हुए में कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो वही है, जब आप किसी की नकल करते हो, अपनी राइटिंग आपकी अलग है, दूसरों की अलग है। आगे है यहाँ पर आपका अभिलेख गृह के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। अभिलेख गृह क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है क्या है, जहाँ पर पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राज्य तथा राष्ट्र में सरकारों ने अभिलेख गृह होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन तथा ब्यौरे का
रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पर क्या है, चित्र में जो है लघु चित्र में प्रकृति है, जिसमें जो है एक लिपि जो है किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, ये देखकर जो है यहाँ पर लिख रहा है। और चित्र का आकार क्या है आपका, यहाँ पर चित्र का आकार इन्होंने दे रखा है, वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रख लो चित्र का आकार क्या है। इन छोटे आकार के कारण जो इसमें लघु चित्र तथा आपका क्या कहा जाता है, मिनीएचर कहा जाता है। तो लघु चित्र या कह सकते हो छोटे आकार के कारण आपके चित्र को क्या कहा जाएगा, मिनीएचर जो है आपका यहाँ पर कहा जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है। आगे चलते हैं, ये आपके यहाँ पर पांडुलिपि हो गई। इसमें क्या है, लिखावट में जो है आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। शैली के कारण जो है फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई होती है। आपका नस्तकलिकी लिपि जो कि आपकी बाईं ओर से चलती है, तो पूछा जाए आपकी नस्तकलिक जो आपकी लिपि है वो क्या है, बाईं ओर से चलेगी। आगे है आपका यहाँ पर, ये वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना क्या होगा, आसान होगा। आगे है आपका यहाँ पर जो आपकी शिकस्त लिपि होती है वो क्या होती है, वो आपकी दाईं ओर से लिखी जाएगी। दाईं ओर से अधिक संलग्न तथा संक्षिप्त और कठिन होती है। ठीक है, ये दाईं ओर से लिखी जाएगी, वहीं आपकी बाईं ओर से भी लिखी जाती है। तो दोनों के नाम याद रखने हैं कि आपका शिकस्त कौन सी है और आपके यहाँ पर नस्तकलिक आपकी लिपि कौन सी मानी जाती है, एक बाईं ओर से और एक आपकी दाईं ओर से। यहाँ पर क्या था आपका, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए जो है लिपि कभी छोटे मोटे फेरबदल जो है चलते रहते हैं। कोई भी ऐसा मतलब यहाँ पर क्या है, कोई शब्द या फिर कोई वाक्य जो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रहती है। अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग है। इसे गंभीर जो है, ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि आज हम लेखकों की मूल पांडुलिपियां जो है शायद ही कहीं मिलती होगी। क्यों? क्योंकि जो पहले थी उसे देख कर दोबारा बनाए जा रहे हैं, तो वैसी जो आपकी रियल है वो मिलती बहुत ही कम है। आगे है, इसके बाद लिपिकों के द्वारा प्रतिलिपि पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जो है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ को भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों में अध्ययन करना पड़ता था। तो क्या होता था, इतिहासकारों को अलग अलग ग्रंथों का यूज करना पड़ता था ताकि वो समझ पाए कि जो आपके लेखक ने उसमें मूल रूप से क्या चीजें लिखी हुई थी। आगे है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर जो है मूल वृत्तांत में संशोधन भी करते थे, चेंज भी होते थे। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जो है यहाँ पर जियाउद्दीन बरनी, क्या है आपका, जियाउद्दीन आपका बरनी, नाम याद रखना है आपको। इसमें इन्होंने जो है अपना वृत्तांत पहली बार जो है 1356 में और दूसरी बार जो है 2 वर्ष बाद दोबारा लिखा। दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों का पहली बार में जो वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। क्या देखो, यहाँ पर इन्होंने 1356 में तथा 2 साल बाद दोबारा लिखा, लेकिन जो आपके 1971 तक इतिहासकार को पहले वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं मिली। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा है। क्या है, जो आपकी पहले पुस्तकालय लाइब्रेरी है उसमें जो है ये कहीं पर दबा पड़ा है। तो आगे चलते हैं, इसमें नए सामाजिक तथा राजनीतिक समूह, अभी तक हमने आपके इतिहासकारों के बारे में जाना, पुस्तक इन सब चीज़ों से रिलेटेड अब पढ़ेंगे नए सामाजिक तथा राजनीतिक समूह। तो यहाँ पर है आपका सन 700 से लेकर आपका 1750 के बीच में जो है हजारों वर्ष में का अध्ययन कर इतिहासकारों के आगे जो है भारी चुनौती रखता है। क्यों? मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में जो है बड़े पैमाने पर अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई की राहत, वहीं कताई के चरखे तथा युग में जो है आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद बनाने वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन उपमहाद्वीप में नए नए तरह के जो है खान पान भी आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चना और कॉफ़ी। ध्यान रखिए तमाम परिवर्तन जो है नई प्रौद्योगिकी और आपके फसल उन लोगों के साथ आए हैं जो नए विचार लेकर आए हैं। परिणाम स्वरूप यह काल जो है आपका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी है। तो इस युग में जो है आपके लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बढ़ गया। अवसर की तलाश में जो है लोग झुंडों में दूर दूर की यात्राएं करने लगे। उपमहाद्वीप में अपार संपदा तथा अपने भाग्य को गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन, आगे चलते हैं, ये आपका यहाँ पर चित्र हो गया
आप देख सकते हो यहाँ पर चरखे जो है आने स्टार्ट हो गए। इसमें समुदाय का बहुत महत्व बढ़ा और उसमें जो है एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम जो है राजपूता था, राजा का पुत्र निकलता है। राजपूत का मतलब राजा का पुत्र। 8वीं तथा 14वीं शताब्दी में यह बीच में नाम जो है आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो आपके क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, उन्हें ही आपका राजपूत कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आ जाते थे। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में आपके सेवारत थे। कवि तथा यहाँ पर है आपका चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम तथा स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में जो है आपके राजनीतिक दृष्टिकोण का महत्व हासिल करना प्लस आपके अफसरों का लाभ, मराठा, सिख, जाट, ओहम, आपका कायस्थ मुख्य रूप से लिपिक, मुंशियों कार्यों का जो है यहाँ पर करने वाली जाति थी आदि का समूह जो है बनाया गया। इस पूरे काल में जो है क्रमशः आपकी जंगलों की कटाई होती थी, खेती का जो है इलाका बढ़ गया। कुछ क्षेत्रों में जो है अन्य परिवर्तन जैसे आपके अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। इसमें आपका पर्यावास में परिवर्तन के कारण जो है वनवासियों को मजबूर होकर अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। इसमें कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक के लिए ये आपके नए समूह क्षेत्रीय बाजार, आपके मुखियों, पुजारियों, मठों तथा मंदिर से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच में आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी और कुछ लोगों के पास मवेशी पालते थे। क्या मतलब जानवर वगैरह पालते थे। कुछ लोगों के जो है यहाँ पर खेती से जो है खाली समय में दस्तकारी का काम भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति तथा उपजातियों में बंटते जा रहे थे। उनके पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर जो है समाज में ऊंचा तथा नीचा जो है दर्जा दे रहा था। ये दर्जा जो है स्थायी नहीं था। किसी भी जाति विशेष के जो सदस्य जो है हाथों की किसी भी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके जो है दर्जे बदलते रहते थे। मतलब कभी वो कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे हैं। एक ही जाति के किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। क्या होता था, एक ही जाति में आपको एक जैसे दर्जे देखने को मिलेंगे। दर्जे का मतलब है आपका यहाँ पर काम करने वाले, वहीं पर कुछ अन्य देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप की ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, इतने परिवर्तन हो रहे थे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पर्यावास का तात्पर्य क्या है, किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण तथा वहाँ पर रहने वाले आपकी सामाजिक तथा आर्थिक जीवन शैली। तो पूछा जाए पर्यावास क्या है, तो सीधा आपका क्वेश्चन सही करना है। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर आपका दे रखा है जो कि हम बच्चों से चीज़ें पुटअप करेंगे। इसमें अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने जो है नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग की जो है एक सभा कराई जाती थी। इसमें क्या होता था, कुछ इलाकों में जो है जाति पंचायत कहते थे। पूछा जाए जाति पंचायत क्या है, तो याद रखना है कि नियमों का पालन करने के लिए जाति के ही बड़े बुजुर्गों को सभा बनती थी। लेकिन जातियों में अपने निवास के लोग जो है रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। क्या होता था, गांव के जो है रिवाजों का पालन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कई गांव के मुखियाओं का भी यहाँ पर शासन होता था। मिल मिलाकर जो है वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी, मतलब बहुत ही कम लोग होते थे। आगे है बात आपका यहाँ पर क्षेत्र तथा साम्राज्य। यहाँ पर हम चोल किस में पढ़ेंगे, अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तुगलक जो है अध्याय 3 में पढ़ेंगे। मुगल जो है अध्याय 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत जो है कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान आपके गयासुद्दीन बलबन, जो कि आपके यहाँ पर 1266 से यहाँ पर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, की प्रशंसा के लिए एक संस्कृत प्रशक्ति के लिए जो है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो कि हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। उन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो कि पूर्व में आपके बंगाल गोड़ से लेकर आपका पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसे आपका गज्जन तक फैला हुआ है, और जिसमें आपका संपूर्ण भारत द्रविड़ भी आता है। इसमें गोड़ आपका आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के जो यहाँ पर लोग हैं उनकी सेना के आगे जो है पलायन कर जाते थे। और यहाँ पर इतिहासकार जो है विजय अभियान के दावों के लिए अतिशोक्तियों को मानते थे। साथ ही साथ यह समझने की कोशिश करते थे कि शासक जो है लोग उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार करने का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या सारी चीज़ें थी आपकी, कि जो आपके सब राज्य थे इन पर जो आपके यहाँ से लेकर पश्चिम से अफगानिस्तान तक फैला दिया। तो इस प्रकार के जो आप आगे अध्याय पढ़ोगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर है आपका मानचित्र 3 के बारे में बताया कि मिस्र के आपके शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित आपका यहाँ पर मसालिक अल अबसर की फी ममालिक अल अबसर के अनुसार, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, इन्होंने रचना की थी कि मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल की दिल्ली से सल्तनत के अंतर्गत जो भी आपके यहाँ पर राज्य आते थे, उनके बारे में जो यहाँ पर वर्णन किया गया। ठीक है, ये सब राज्यों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। वैसे आपसे ये सारे नाम नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, इसी वजह से हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, भाषा और क्षेत्र के बारे में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस बात पर गौर किया है कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, आपका द्वार समुद्री मतलब जो दक्षिण कर्नाटक में, ऐसी तेलंगानी आपके आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, आपका मल महाबारी आपका तमिलनाडु में, गोड़ी आपका बंगाल में, अवधी आपका जो उत्तर प्रदेश में, हिंदवी जो आपके यहाँ पर दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती थी। आपका अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा थी, संस्कृत भी थी। क्या थी? संस्कृत भी थी, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की नहीं थी। यह प्राचीन भाषा थी, जैसे कि ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। क्या? संस्कृत को ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता जो है नहीं जानते थे। आपका अमीर खुसरो के द्वारा बताया गया। अमीर खुसरो द्वारा जो है आपका उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई गई। एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाई गई है जिनके द्वारा उल्लिखित जो आपके यहाँ पर क्षेत्र है बोली जाती थी, और एक नाम ऐसा है जिसे आप लिखित कीजिए, और जो नाम भिन्न है, और चारों को मतलब बच्चों को एक्टिविटी देंगे। ये सारी चीज़ें बस आपको याद रखना है कि प्राचीन भाषा संस्कृत भी थी, लेकिन ब्राह्मण जानते थे, आम लोग नहीं जानते थे। अमीर खुसरो ने ये चीज़ें आपकी कही थी। आगे आपकी सन 700 तक जो है कई क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। अपनी भाषा संस्कृत विशेषता स्पष्ट हो गई। अध्याय 7 में जो है आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेंगी। ये विशेष जो शासक थे राजवंश से भी जुड़ गए। इन राज्यों में जो आपकी कड़वी टकराहटें मतलब लड़ाई झगड़े होते थे, कभी चोल, कभी खिजली, कभी तुगलक, मुगल जैसे राजवंश ने जो है अनेक क्षेत्रों को फैला दिया, विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सभी साम्राज्य जो है समान रूप से स्थिर तथा सफल नहीं हो पाए। कौन से सफल हुए, कौन से स्थिर हुए, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। आगे आपके सब साम्राज्य ही दिए हुए हैं। तो इसमें क्या 18वीं सदी में जो है आपका मुगल वंश पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप जो है क्षेत्रीय राज्य फिर भी उभरने लगे। अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपके वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चला, उन क्षेत्रों में प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें जो है उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। ठीक है, इस तथ्य का पता होता है कि जो आपके यहाँ की उन कई परंपराओं से लगता है कि इन क्षेत्रों में उभरी है। क्या? जो आपकी विरासत थी वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उभरी है, ये हमें परंपराओं से पता लगा। इन परंपराओं में एक दूसरे से भिन्न थी, समान थी। ऐसी परंपराएं प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंध, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच में 1000 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग पनपी और हालांकि अनेक चरित्र की विशिष्टताओं बनी रही, और आपका कह सकते हो समन्वय सर्व क्षेत्रीय ताकत भी उन पर पड़े। मतलब ये सब चीज़ें हुई, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब है आपका यहाँ पर पुराने और आपके नए धर्म। इतिहासकार जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे थे, इसके दौरान जो है क्या मिला, कई सारे आपको यहाँ पर धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन मिले। जैसे आपका दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तित्व स्तर पर हो जाती थी, मतलब अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल स्तर पर लेवल पर जो है चीज़ें चली जाती थी। अगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक जो आपके तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से संबंधित थे। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक इस संसार बढ़ता रहा, वैसे वैसे जो है आपकी आस्थाओं में परिवर्तन हुआ। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर होने लगी। इसमें आपका आज हमें जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उस समय भी जो है इसका महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इन परिवर्तन में कुछ ऐसे थे, नई देवी देवताओं का पूजा करने लगे, राजाओं द्वारा मंदिर को निर्माण हुआ, समाज में जो है पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और इनकी सत्ता भी बढ़ी। आपका संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को आदर देने लगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को ज्ञान था संस्कृत का, ये इसके संरक्षक बन गए। नए नए शासक जो कि आपके प्रतिष्ठा की चाह थे, इन संरक्षकों के समर्थन के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया।
तो यहाँ संरक्षण कोई प्रभावशाली धनी जो कि किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान तथा विजीत जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद व सहारा दे। ठीक है, संरक्षक क्या है पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति होता है जो कि आपका कलाकार, शिल्पकार या विद्वान हो या फिर बाकी किसी भी व्यक्ति की मदद करे या फिर उसे सहारा दे। आगे है इसमें, यह युग है जो आपके महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुआ। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे परमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की जाती थी जिन पर पुजारी के विदिष्ट कर्म कांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सके। इस समय जो है इस विषय में एक साथ दूसरे परंपराओं के लिए भी अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यह युग जो है आपका उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों के आगमन के लिए था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों तथा आपका अप्रवासियों के द्वारा जो है लाया गया। याद रखना है, कुरान शरीफ जो है आपका भारत में 7वीं शताब्दी में व्यापारियों के द्वारा लाई गई। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना यहाँ पर धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को जो है स्वीकार करते थे, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता। अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि से आपका कुछ भी रहा हो। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर इसमें बताई गई है। कई शासक इस्लाम तथा इसके आपके विद्वान धर्मशास्त्रियों, अन्य न्याय शास्त्रियों इसमें है आपका उर्मिला को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की जो है भांति इस्लाम धर्म के अनुयायी ये अपने अपने अलग धर्म की जो है व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में भी कुछ आपके यहाँ पर शिया जो कि आपके पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के आपके विधि सम्मत नेता मानते हैं, वहीं कुछ है सुन्नी। देखो आपका यहाँ पर मुसलमान आप कह सकते हो धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका शिया है, दूसरा आपका सुन्नी। शिया क्या है, पैगंबर साहब के दामाद को जो है अली को जो है ये मानते हैं। वहीं सुन्नी क्या है, आपके खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं तथा इस्लाम के आरंभिक दौर में जो है इस धर्म के नेतृत्व को खलीफा कहते हैं। खलीफा भी इसी को कहा जाता है और आगे चलकर ये परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हन्नी तथा सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो कि विभिन्न परंपराओं में महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों में भी विभिन्नताएं देखने को मिली। देख लो इसी प्रकार से जो आपको अलग अलग डिफरेंस देखने को मिले वही सब चीज़ें बताई गई। आगे आपका समय तथा इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय में कई घड़ी तथा कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटा, दिन, वर्षों तथा बीतने के रूप में नहीं देखा जाता था। उनका जो नजरिया था वो समय जो है सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झुकलाता था, दिखलाता था। विचारों के विश्वासों में आपका क्या स्थायित्व रहा इस चीज के बारे में बता रहा था, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत की जो समानता विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े ईसो युगों तथा कालों में बांट दिया जाए तो उस समय जो है अध्याय कुछ आसान हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 19वीं शताब्दी में आपके मध्य में अंग्रेजों ने इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक था हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। 3 प्रकार में यहाँ पर डिवाइड था। यह विभाजन जो है इस विचार पर आधारित था कि शासकों ने धर्म को एक महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक परिवर्तन माना था। ऐतिहासिक परिवर्तन आपका हुआ था। अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आपका संस्कृति में भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप में अपार विभिन्नता की उपेक्षा की जाती थी। आगे है, इस काल में विभाजन को आज बहुत ही कम जो है इतिहासकार स्वीकारते हैं और अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के कारण अतीत के विभिन्न कालखंडों अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले कुछ सालों में जो आपने इतिहास पढ़े हैं, प्राचीन समाज के कई प्रकार समावेश, जैसे आपका शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी पढ़ा, शहरों तथा निवासियों के तौर पर प्रारंभिक राज्य तथा साम्राज्य पढ़े हमने। इस साल में जो आप इतिहास पढ़ोगे उसमें आपके मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इतिहास आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे। इसमें आपका कृषक समाज विस्तार, ये सारी चीजें जो है आप इसमें पढ़ने वाले हो। आगे चलते हैं, इसमें है आपका यहाँ पर भारत के इतिहास में यह हजारों वर्ष तक अनेक बदलाव साक्षी रहे। आखिर 16वीं तथा 18वीं शताब्दी में 8वीं तथा 11वीं शताब्दियों में काफ़ी अंतर है। इसी के कारण जो है ऐतिहासिक इकाई के रूप में समस्याओं से खाली नहीं, क्योंकि डिफरेंस देखने को मिलेगा तो समस्याएं भी होगी। फिर मध्यकाल की तुलना में जो है आपके प्राय आधुनिक काल से की जाए तो आधुनिकता के साथ जो है भौतिक उन्नति हुई, बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इसका से निकलता है कि मध्यकालीन जो है रूढ़िवादी था, वहीं जो है इसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन जो हम जानते हैं ऐसा कि ऐसा नहीं था। क्या था, हम ऐसा नहीं था, हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे।
इन वर्षों में जो है, इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में सामाजिक में प्राय परिवर्तन आते रहे। आपका अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनी को आकर्षित करना आरंभ कर दिया। पुस्तकों पढ़ते समय जो है आपको परिवर्तनशील तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देते चले। हम बच्चों को ये सब चीज़ें बताएंगे, आपको परिवर्तन चित्र भी मिलेंगे। जो भी ऐतिहासिक प्रक्रिया आपको बताई जाए आप उन पर ध्यान दोगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें जो था आपका इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर आपके 20 शब्द है, पढ़ सकते हो। पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, आपका काल विभाजन। तो ये सब यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी हो गई, जो कि आपको नहीं करनी क्योंकि आपने चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है। जब आपके इसके प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम ये चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यही आपका चैप्टर था। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर था। इसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जो आपकी ज्योग्राफी है और जो आपकी पोलिटी है उनकी भी क्लास डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।